नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचार में है पोस्ते की खेती भी बर्बाद, आम की फसल को 33% नुकसान, मौसम की मार सह सकने वाली फसलें विकसित की जाएं, संकर बीजों के लिए पंजीकरण और आधे दामों में मिलेंगे बीज। असामयिक वर्षा, ओले तथा दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्तर प्रदेश में पोस्ते यानी अफीम के उत्पादन में 95% नुकसान पहुंचा है। अफीम के कम उत्पादन से इससे बनने वाली दवाओं के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना है। पोस्ते की खेती सिर्फ लाइसेंसधारी किसान ही करते हैं। इस साल कुल 148 किसानों को लाइसेंस दिया गया था। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार इस वर्ष मात्र 10,579 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पोस्ते की खेती अनुमति दी गई थी। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि अफीम की खेती वैसे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होती है, परंतु उत्तर प्रदेश में उत्पादित अफीम अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उत्पादित अफीम में मार्फीन की मात्रा 9 से 12% होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में उत्पादित अफीम में मार्फीन की मात्रा 12 से 16% पाई जाती है। अफीम में पाया जाने वाला ये मार्फीन ही जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। गत माह के बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और आंधी तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक आम की फसल को लगभग 30% नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर आम की कीमतों पर पड़ने वाला है। आशंका जताई जा रही है इस साल आम पिछले साल की अपेक्षा महंगा बिकेगा। ऑल इंडिया मैंगो ग्रोवर्स के सूत्रों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के चलते आम के पेड़ों पर बौर और छोटी अम्मियां टूटकर गिर चुकी है। हालांकि मौसम के मिजाज को देखते हुए कितना नुकसान हुआ है, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी। सहारनपुर के आम उत्पादकों के मुताबिक उनके यहाँ आम की फसल लगभग 70% बर्बाद हो चुकी है। किसान भाइयों, पूरे प्रदेश में करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 30 से 40 लाख टन आम का उत्पादन होता है। मौसम की मार बर्दाश्त कर पड़ने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित की जाने की आवश्यकता है। इस पर शोध करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट दिया जाए। इतना ही नहीं, कम अवधि में पकने और कम लागत में तैयार होने वाली फसलें विकसित की जाएं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित एग्री विजन 2040 सेमिनार में ये बातें खुलकर आईं। ये सेमिनार भविष्य में कृषि के लिए रोड मैप की तैयारी के उद्देश्य से किया गया था। इस सेमिनार में आए विशेषज्ञों ने कहा कि पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मौसम की मार बर्दाश्त कर सकने वाली ऐसी फसलें विकसित की जाएं जो 150 दिनों के स्थान 100 दिनों में तैयार हों और इसकी लागत मूल्य भी कम आए। सेमिनार में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, जलाशयों के संरक्षण, मवेशियों की संख्या में वृद्धि, जैविक खाद से प्रयोग आदि बातों पर बल दिया गया। खरीफ में धान, मक्का, ज्वार और बाजरा आदि के संकर बीजों के वितरण के लिए जिला लखनऊ के किसान भाई 15 अप्रैल तक पंजीकरण करवा सकते हैं। विकास स्तर पर संकर बीजों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके लिए 1 मई से 22 मई 2015 तक विकास स्तर पर संकर बीज वितरण कंपनियों के स्टॉल लगवाए जाएंगे। यह सूचना जिला कृषि अधिकारी लखनऊ ने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी समस्या के समाधान के लिए किसान मोबाइल नंबर 9235629681 पर संपर्क कर सकते हैं। आंधी, पानी और ओलावृष्टि से त्रस्त किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ फसलों के प्रमाणित बीज आधी कीमत पर देगी। इसके लिए शासन तैयारी कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में किसानों का खेती से मोह भंग न हो, इसके लिए किसानों को 90% तक बीजों पर अनुदान देने का प्रयास किया जा रहा है। धान के बीजों पर 50 से 60% तक रियायत देने की योजना तैयार की जा रही है।
किसानों को दी जाने वाली सहायता से प्रदेश सरकार पर कितना व्यय भार आएगा और किसान भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिल सकती है, इस पर मंथन चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 13 अप्रैल 2015 को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर US गौतम, क्षेत्रीय परियोजना निर्देशक, ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर OK सिन्हा, निर्देशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने की। बैठक में पूर्व वैज्ञानिक एवं पूर्व निर्देशक श्री ISH रहमान खेड़ा लखनऊ ने होम फार्मिंग के विषय पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त लीड बैंक मैनेजर, जनपद लखनऊ बैंक ऑफ इंडिया, जिला कृषि अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी आदि अधिकारियों ने अपने विभाग की स्कीमों के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ आदि के वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव दिए। किसान भाइयों, ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश के ताजा मंडी भावों की। गेहूं कासगंज मंडी में 1460, दिवाई मंडी में 1450, खतौली मंडी में 1520 और मवाना मंडी में 1540 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल कासगंज मंडी में 2025, दिवाई मंडी में 2220, खतौली मंडी में 2050 और मवाना मंडी में 2090 के हिसाब से बिका। बाजरा कासगंज मंडी में 1125, दिवाई मंडी में 1150 प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मक्का कासगंज मंडी में 1425 और दिवाई मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों कासगंज मंडी में 3250, दिवाई मंडी में 3400, खतौली मंडी में 3450 और मवाना मंडी में 3380 प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़ कासगंज मंडी में 2825, खतौली मंडी में 2200 और मवाना मंडी में 2225 प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बैगन कासगंज मंडी में 975, दिवाई मंडी में 540, खतौली मंडी में 550 और मवाना मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू कासगंज मंडी में 460, दिवाई मंडी में 475, खतौली मंडी में 480 और मवाना मंडी में 440 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज कासगंज मंडी में 1360, खतौली मंडी में 1200 और मवाना मंडी में 1275 प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर कासगंज मंडी में 1125, दिवाई मंडी में 1025, खतौली मंडी में 1150 और मवाना मंडी में 1125 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सेब खतौली मंडी में 5500 और मवाना मंडी में 5950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, जिस तरीके से हम जो है खेती किसानी में ध्यान देते हैं, कृषि कार्यों में लगातार ध्यान देते रहते हैं अच्छे उत्पादन के लिए, ठीक उसी तरीके से अगर हमने जो है दुधारू पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके हमें आहार की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था और साथ ही साथ जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, कहीं उनमें बीमारी तो नहीं लग रही है, वो लग रही है तो कैसे उनका हम इलाज कराएं ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें और दुग्ध उत्पादन बेहतर रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ से उप निदेशक डॉक्टर वीके सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाई और बहनों। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस समय देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, गर्मियां आ रही हैं, तो ऐसे समय में जो है जो हमारे दुधारू पशु हैं उनमें दूध की मात्रा जो है कम, दूध उत्पादन की मात्रा कम होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने किसान भाइयों बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयास से आज हमारा प्रदेश पूरे भारत देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और 241 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने दूध का उपार्जन किया। अब आपका जो प्रश्न आया है कि बहुत सार्थक है, इतना अच्छा दूध का उत्पादन किया, लेकिन अब गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें अगर पशुओं की देखभाल नहीं करेंगे तो हमको दूध मिलने में कुछ कमी मिलती है। तो इसमें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पशु का रहन सहन जहाँ पर है, आहार है, वो उत्तम कोटि का होना चाहिए। तो रहन सहन को हम पहले लेते हैं कि जहाँ भी पशु को रखें आप तो वो छायादार स्थान हो और पानी उसको हम कम से कम 3 दफ़े पिलाएं, सुबह दोपहर शाम। कई बार किसान भाई सुबह की खेती के लिए निकले और पानी पिला के निकले और शाम को लौटते हैं, तब पानी पिलाते हैं उसको, तो वो इस गर्मी के मौसम में शरीर का पानी वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे भी दूध उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से आहार में सूखा भूसा खिलाते हैं, उसके साथ साथ हरा चारा भी खिलाएं, जिसमें कि ये जायद का सीजन में हमारे कई चारे हैं, जैसे कि हमारा पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय चरी, जिसमें कि कई कटान हमको मिल जाती हैं, उसका उत्पादन लेना चाहिए। उसके साथ में लोबिया को बो दें मिक्स क्रॉपिंग में, तो हमें अच्छा चारा मिलता रहेगा। और ये जो चारे हैं हमारे, जैसे कि लोबिया हमने बताया, ये लेग्यूमिनस क्रॉप कहलाती है, दलहनी फसलें, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे हमारा प्रोटीन कम से कम 18 से लेकर 20% तक बढ़ता है, जिससे कि दूध उत्पादन भी
कम नहीं होता और बढ़ ही जाता है। तो इसलिए आहार बहुत ही आवश्यक है। हमारी भैंस 10 किलो दूध दे रही है, तो वो दिन भर में उसको दुग्ध उत्पादन का मोटे तौर पे आधा यानी कि 5 किलो दें, तो 5 किलो में सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, 2 बार में उसको राशन दें। और जो भूसा भी देते हैं तो उसको कुछ इस तरह का बनाएं जिससे कि वो पशु आराम से खा सके। जैसे कि उसको पानी में भिगो दिया, 1-1.5 घंटा पानी में भूसा भीग जाएगा, तो उसके बाद वो थोड़ा और मुलायम और पाचक हो जाएगा, जिससे कि वो पशु उस चारे को ठीक से उठा सके। कुछ किसान भाई जो है पशुओं को चरने के लिए भेज देते हैं, तो क्या उतना ही पर्याप्त है या अलग से कुछ पोषक तत्व देना आवश्यक है? नहीं, केवल चरने के लिए तो खाने के लिए भेज रहे हैं तो वो तो पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन पशु को चरना भेजना भी ठीक है, ताकि पशु की वर्जिश हो जाती है और अंगों के साथ साथ धूप में पशु जब जाता है तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। स्वतः ही शरीर में जो देन है उसके माध्यम से विटामिन डी की मात्रा पूर्ण हो जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि जब पशु चरने के लिए जाता है तो गर्मी के मौसम में कुछ घासें तो सूख जाती हैं, कुछ पत्तियां ही उपलब्ध हो पाती हैं उसे चरने के लिए। उस अवस्था में एक और देखने की बात होती है कि जहां हमारा पशु चरने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कोई पशु बीमार भी आ गया हो, किसी और का पशु बीमार हो, तो उससे संक्रामक रोग फैलने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में पशु को ले जाएं। अगर किसी का पशु बीमार है, उस क्षेत्र में उस पशु को न ले जाएं, और जहां आप देखें कि वो पशु बीमार है, तुरंत ही उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दें और उसका खान पान अलग बर्तनों में करें, जिससे कि अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में बीमारी का संक्रमण न हो सके। और साथ ही साथ जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो बीमारियां हैं फैलने का डर बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर पशुओं को बीमारी होती है तो कैसे पहचान करें और कैसे उनका हम बचाव करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया ये कि सूखा आने वाला है, लेकिन इधर आपने देखा कि ओलावृष्टि के साथ साथ वर्षा भी हुई है, जिससे वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई। और आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाए और तापमान भी बढ़ा रहे तो ये मौसम बहुत ही संभव होता है, अनुकूल होता है बैक्टीरिया के लिए, जीवाणु के लिए, कि इसकी बढ़वार अच्छी होती है और तरह तरह के रोग फैलते हैं। तो इसमें जो हमारा एक प्रमुख रोग होता है वो गला घोंटू। ये गला घोंटू रोग बहुत जल्दी फैलता है। इसमें आप सामान्यतः किसान भाई जानते हैं कि घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है। पशु जब सांस लेता है नाक से पानी भी निकलता है और अगर ध्यान न दें तो इसमें खून भी आने लगता है। 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पशु का बुखार हो जाता है। इस अवस्था में जान लें कि पशु इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको तुरंत ही अन्य पशुओं से अलग कर दें, अन्यथा ये बीमारी उनमें हो सकती है। इससे पहले सुनील भाई, एक मैं अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि उपचार से बचाव बेहतर है, तो इसको अपनाते हुए वो अपने पशुओं का टीकाकरण अगर पूर्व में करा लें तो उस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो ये चिकित्सालय में हमारे टीका उपलब्ध रहता है। 2 ml इसकी मात्रा होती है, खाल के नीचे लगाया जाता है, जिससे कि पशु 6 महीने तक उस बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है। क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं किसान भाई के लिए जो मिल सकती हैं जिससे जो है जो पशुपालन है और बढ़े, उनको और जो है प्रोत्साहन मिले? हाँ बिल्कुल, इस बार काफ़ी अच्छा दुधारू पशुओं के लिए काम चल रहा है और एक विभाग द्वारा कामधेनु योजना विकसित की गई है, जिसमें कि हमारा लक्ष्य है कि 100 पशुओं को गाय या भैंस अलग अलग या मिला के उसके लिए योजना है। और उसके अलावा एक मिनी कामधेनु है जिसमें कि 50 पशुओं की योजना है। इसका प्रार्थना पत्र वो देते हैं अपने जो पशु चिकित्सालय के माध्यम से। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इन जो मालिकों का चयन होता है वो इन पशुओं में खास बात यह है कि प्रदेश के बाहर से अच्छी नस्ल की मुर्रा या गाय में साहिवाल और गिर लेके पालन करते हैं। इसका जो ब्याज होता है वो फ्री हो गया है, यानी कि जो इसकी धनराशि होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए कामधेनु का और 52 लाख मिनी कामधेनु का, तो इसको अधिकतम 60 किस्तों में कृषक भुगतान कर सकता है। और ये जो भुगतान की राशि है, जो भी ब्याज होता है सामान्यतः 12% के आसपास, वो जो ब्याज है वो किसान को नहीं देना पड़ता। ये सुविधा है वो सरकार के माध्यम से बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। तो किसान निःशुल्क मतलब लोन लेके अपना धंधा ये चला रहा है। तो मूल धनराशि खाली वही जी। और इस तरह से हमारे प्रदेश में अभी तक 1 लाख लीटर दूध का हम लोगों ने अधिक उपार्जन किया है जो इस योजना के माध्यम से, जिसको कि हमें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ा के 5 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मांग आ रही है। तो एक और योजना कृषकों के लिए शुरू की जा रही है कि जो हमारे छोटे और सीमांत कृषक हैं वो 25 पशुओं की भी योजना एक विभाग लाने जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपना दूध उपार्जन बढ़ा सकते हैं।
खासकर जो बीमारियों में परेशानी आती है डॉक्टर साहब, वो पहचान नहीं हो पाती है, तो क्या इसके अलावा भी कोई और चीज बीमारियां हैं जिसको पहचानना आवश्यक है और उनका समय पर इलाज करना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक जानकारी मैं और पहले दे दूं, जैसे अभी ओलावृष्टि और ये बातें आई प्रदेश में, हम लोगों ने भी पता किया कि पशुधन पे कैसी क्षति हुई है। तो कुछ पशुपालक भ्रांतिवश बाहर पेड़ के नीचे बांध देते हैं कि हमारा पशु सुरक्षित है, लेकिन जब बिजली गिरती है तो सबसे पहले पेड़ के नीचे ही गिरती है। और इस तरह भी कुछ हमारे मिर्जापुर मंडल में कुछ पशुओं की मृत्यु हुई है, जो पहले हमारा फरवरी में जो पानी गिरा था और बिजली से। तो ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध है कि वर्षा के समय छप्पर के नीचे या घर के अंदर ही पशु को बांधें, खुले में या पेड़ के नीचे न बांधें, जहाँ की बिजली गिरने से पशु मृत्यु की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, पशु जब सूखे में भी है तो टीन के नीचे बांध रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर पुआल या गन्ने की पत्ती ऊपर बिछा दें, ताकि जो बाहर का तापमान है वो अंदर के तापमान से 2-3 डिग्री कम रहे। और खिड़की पर भी अपना जो जूट का बोरा है वो लटका सकते हैं और उसको भिगो दें, जिससे कि तापमान कम रहे और हमारी जो संकर गाय हैं उनका उत्पादन में कमी ना आने पाए। जो आपने बीमारी की बात कही थी, वो बीमारी में ये है कि लक्षण ये जो मैंने बताए, इसके साथ साथ कभी होता है कि शरीर पे हाथ रख के देखें, कुछ गर्म लगेगा, अगर फिर भी महसूस नहीं होता है तो पशु पागुर करना, जुगाली करना बंद कर देता है। और अगर आप देखेंगे उसकी जो दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के नथुने हैं, उनके बीच का हिस्सा है वो आपको सूखा दिखाई पड़ेगा। सामान्य अवस्था में वहाँ पर आपको ओस की हल्की हल्की बूंदों के समान बूंदें दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वो पशु आपका स्वस्थ है। और अगर सूख गया तो वो पशु बीमार है। तो किसान भाई टीकाकरण जरूर करा लें अपने पशुओं को, और जैसे ही पता लगता है कि ये पशु उनका बीमार है, तुरंत निकटवर्ती पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके इलाज करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि प्रारंभ में मैंने कहा था कि जब हम फसलों का निरीक्षण करते रहते हैं, कृषि कार्य का निरीक्षण करते रहते हैं, जाहिर सी बात जो हमारे पशु हमारे घर पे ही हैं, तो एक तो आवास और उनके जो है आहार की व्यवस्था अच्छे से करें और लगातार उनका निरीक्षण करते रहें। कहीं कोई बीमारी के लक्षण नजर आए तुरंत उनका जो उपचार किया जाए, ताकि जो है पशु स्वस्थ रहे। पशु स्वस्थ रहेगा तो दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा और बाजार में मूल्य भी अच्छा प्राप्त होगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाई, मुख्यतः ध्यान ये रखना है कि समय समय पर जो हमारे, चूंकि मौसम में परिवर्तन इतना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान देना ज़्यादा पड़ेगा कि कहीं पशु में कोई बीमारी नज़र तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तुरंत जो है नज़दीकी चिकित्सालय में उनका इलाज कराएं और समय समय पर जो है टीकाकरण कराते रहें, ताकि जो है पशु हमेशा स्वस्थ रहे। इसी तरह की विभिन्न जानकारियाँ लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।